आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शारीरिक शिक्षा या फिर फिजिकल एजुकेशन। ये जो है डीएलएड का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और मैं बता दूं इस सिलेबस के बारे में, तो इसके अंदर भी आपके पास यूनिट 5 होंगे, जिसमें से कि आज जो वीडियो ये आप देख रहे हैं इसमें यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट किया गया है। इसमें जो आपका यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया गया है। तो ये जो है इकाई 1 जिसका नाम क्या है, इसका नाम है स्वास्थ्य और संपन्नता की समझ। ठीक है, हेल्थ की क्या समझ होती है और उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, और फिर स्वास्थ्य और संपन्नता क्या दोनों चीजें अलग हैं और ये जुड़ी हुई हैं, तो फिर कैसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलो इस वाली यूनिट को हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य की और संपन्नता। इन दोनों की संकल्पना यानी स्वास्थ्य और संपन्नता, ये दोनों चीजें क्या हैं और इसके महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या है। आपकी जो ये हेल्थ है वो क्या है, आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। तो क्या होता है कि जो स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य संपत्ति होती है। जो हमारा हेल्थ है ना वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, किसी भी और चीज से ज्यादा महंगी है हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य। आप देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारी फैमिली में कोई हो जाता है तो हम पैसों की परवाह नहीं करते और हमें बस ये होता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो जो हमारा स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्थ है, वो हमारे लिए अमूल्य है, यानी बहुत ही मूल्यवान है। दूसरी बात कि शिक्षा, खुशी, संपन्नता और सफलता, कि जब आप स्वस्थ होते हैं तब आप अच्छी शिक्षा ले पाते हैं, आप खुश रहते हैं, आप संपन्न होते हैं, आपके पास सारी चीजें होती हैं और आप अपने जीवन में सफल भी होते हैं। उसके बाद बुनियादी आवश्यकता, ये जो आपका स्वास्थ्य है ये आपकी बेसिक नीड है, बुनियादी आवश्यकता है। सबसे पहले आपको क्या होना है, स्वस्थ रहना है, उसके बाद ही कोई और काम करना है। इसमें क्या क्या होता है, शरीर, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन, आपका मन होना चाहिए सही, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आत्मा, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। तो आप क्या कहलाएंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति। और अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करने में सक्षम हो। कि जो आपकी एबिलिटी है, आप तब स्वस्थ होंगे जब आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर पाएं। मतलब आप सुबह टाइम पे उठ पा रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो खाना चाहते हैं वो खा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स मीन कि आप स्वस्थ हैं, आपका मन अच्छा है, आपका शरीर अच्छा है, आपकी आत्मा अच्छी है, आप खुश हैं, आप संपन्न हैं। तो यही क्या होता है, आपका हेल्थ होता है। आगे चलते हैं। ये जो है जब हम बात करते हैं संपन्नता की, हमने पढ़ा स्वास्थ्य, तो मैं बता दूं स्वास्थ्य और संपन्नता दोनों बिल्कुल अलग चीजें नहीं है, आपस में ही जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप संपन्न भी होते हैं, आपके पास ना धन भी आता है और आप संपन्नता की तरफ जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हाँ इसका घर एकदम संपन्न है, खुश हैं सब, तो ये बात है। तो क्या होता है कि जो हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का प्रदर्शक होता है संपन्नता। कि अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आप कैसे दिखाई देंगे, संपन्न। कोई भी व्यक्ति आपको क्या कहेगा कि आप संपन्न हैं। क्या होता है इसके अंदर कि आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही दशाएं क्या होंगी, स्वस्थ होंगी। आप माइंड से भी अच्छे हैं और आपका मन भी अच्छा है, आपका दिमाग भी अच्छा है, तो आप संपन्न दिखाई देंगे, आप संपन्न हैं, आपके पास हर चीज है। क्योंकि पैसा दूसरी बात है, आपके पास धन है या नहीं, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो आप जो है अपने आप में ही संपन्न हो जाते हैं। तो ये था स्वास्थ्य और संपन्नता। अब इसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है हमें इसकी, क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई स्वास्थ्य ही तो धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप कोई काम करेंगे, आपकी जो भी जॉब है वो करेंगे। आप अगर बीमार ही हैं तो आप जॉब पे ही कैसे जाएंगे, तो धन कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, है ना। उसके बाद क्षमता से कार्य करने के लिए अगर आप हेल्दी होंगे तभी तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप बीमार हैं तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है उस काम को करने में परफेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके बाद आता है समाज का आधार। क्योंकि देखो भाई, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें तो समाज में ही रहना है। तो अगर हम हेल्दी नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम समाज से कट जाएंगे। तो समाज से जुड़े रहने के लिए हमारा स्वस्थ होना ही बेसिक नीड है।
उसके बाद आता है देश का आर्थिक स्तर उठाना। अगर किसी देश के नागरिक बीमार रहते हैं, वो स्वस्थ नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जीडीपी में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं वो देश की आर्थिक स्तर जो है उसको गिरा रहे हैं। तो हम इसलिए भी स्वस्थ रहना है क्योंकि हमें अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। साथ ही साथ जीवन में कर्तव्य पालन, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं हम उनका पालन कर सकें, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के लिए हो, समाज के लिए हो या देश के लिए हो। क्या होता है अगर साथ ही साथ क्या होता है कि आप जो है अच्छे नागरिक बन पाते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। तो इन सभी चीजों के लिए क्या है, महत्व है हमारे स्वास्थ्य की और संपन्नता की। तो अब हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य के पक्ष, यानी कि जो स्वास्थ्य है हमारा उसके पक्ष क्या क्या हैं। हम मतलब कब कहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, कौन कौन से पक्ष हमारे जो हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, तब हम कहलाएंगे कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। तो सबसे पहला आता है हमारा शारीरिक पक्ष, यानी जो हमारा फिजिकली जो हमारा डायमेंशन है वो। तो क्या होना है कि हमें क्या हमारे कान ठीक है या नहीं, हमें अच्छे से सुनाई दे रहा है, हमारी आंखों से ठीक ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं, कहीं हम ओवरवेट तो नहीं हो रहे हैं, तो हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं और लोग हमारे से तेजी से भाग रहे हैं, हम नहीं भाग पा रहे हैं, हम नहीं काम कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारा फिजिकली जो होता है ये भी ठीक होना चाहिए, हम फिजिकली जो है स्वस्थ होने चाहिए, तो तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। दूसरी बात है मानसिक, कि जो हमारा मानसिक है, हमारा मन है या हमारा दिमाग है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि हम देख तो बहुत ही साफ सुथरे रहे, हमें सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारे माइंड में कुछ और ही चल रहा है, हम बहुत स्ट्रेस है, हमें किसी चीज अब बहुत ज्यादा इतना ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज और कि बाकी की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारे लिए अस्वस्थ हो जाते हैं फिर हम। तीसरी बात सामाजिक, तो जो सामाजिक डायमेंशन है क्या होता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हमारा समाज जो है वो भी स्वस्थ होगा, क्योंकि हमसे ही तो हमारा वो जो हमारा समाज है वो बना हुआ है। तो समाज में रहने वाले लोग जो हैं उनका वो स्वस्थ होंगे तो हम कहेंगे कि ये समाज जो है ये स्वस्थ है, ये सोसाइटी जो है वो स्वस्थ सोसाइटी है, स्वस्थ समाज है ये वाला। तो जैसे इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि ये जो है विभिन्नता में एकता वाला समाज है, इसमें विभिन्न धर्मों के लोग हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि ये स्वस्थ समाज है, इनमें रहने वाले लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं। उसके बाद आता है भावात्मक, जो भी हमारी भावनाएं हैं हमारे हृदय से जुड़ी हुई हैं, तो हमारा हृदय भी जो है वो खुश होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भावनाएं हम पे हावी हो रही हों, हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा सोच रहे हों और फिर हम अपने बाकी के काम नहीं कर पा रहे। इस वजह से क्या होता है हमारा फिजिकली भी हम कमजोर हो रहे हैं, हम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो है हमारा इससे जुड़ा हुआ है कि हम सोचते क्या, हमारे विचार क्या है, हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी क्या है हमारी, कहीं हम गलत विचारधारा में तो नहीं पड़ रहे हैं। तो जो एक पॉजिटिव विचारधारा होती है, हमारा आध्यात्मिक जो ध्यान है वो उधर होना चाहिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के निर्धारक, कि ये जो हमारा स्वास्थ्य है, हेल्थ है, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, आखिर इसका निर्धारण कौन करेगा, कौन सी चीजें इसको इफेक्ट करेंगी, तो इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा भोजन। हाँ जी, क्योंकि भोजन जो है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाता है, तो वो डायरेक्टली हमारे फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करता है। क्या हम अच्छा खाना खा रहे हैं या नहीं, उसमें विटामिन मिनरल्स कैल्शियम वो है या नहीं। क्योंकि जब हम अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो हमारा जो शारीरिक विकास है या जो हमारी शारीरिक बॉडी है, जो हेल्थ है, वो पूरी तरीके से इफेक्टेड होती है। तो भोजन का जो है प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात है स्थान, कि हम रह कहाँ रहे हैं, हमारा स्थान, क्या हम पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से हो जाती है। और स्थान के साथ साथ ही होता है माहौल, जो हमारे आसपास अब माहौल है वो हमारे जो मानसिक पक्ष है हमारा हेल्थ का, उसको बहुत इफेक्ट करती है। कि हम ऐसे लोगों के बीच तो नहीं रह रहे जो नेगेटिव हैं, जो अच्छे विचार नहीं रखते हैं अपने मन में, है ना। उसके बाद आता है स्वास्थ्य सेवाएं, कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी अगर हम हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज की बात करें तो वो भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्टेड है। कि अगर हमारे आसपास डिस्पेंसरी है या डॉक्टर्स हैं तो हम अपना रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं, लेकिन अगर दूर है तो हम नहीं जा पाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता कि कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में बन रही है। और इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट एड होता है उसे भी हमें अपने घर पे भी रखना चाहिए, जो प्राथमिक उपचार होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साफ सफाई। तो इसका तो सीधा सीधा संबंध है हमारे स्वास्थ्य से, कि अगर हमारे आसपास साफ सफाई नहीं रहती है, गंदगी रहती है, तो बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है और हम इरिटेटेड भी हो जाते हैं, इरिटेशन भी बढ़ जाती है हमारे अंदर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता और इसका महत्व, पर्सनल हाइजीन, है ना।
पर्सनल बात हो रही है, व्यक्तिगत, व्यक्ति की अपनी हाइजीन कैसी होनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो क्या होता है शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। जो हमारा व्यक्तिगत हाइजीन है या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता है, उसके अंदर हम अपने स्वास्थ्य को देखते हैं और अपनी स्वच्छता को देखते हैं कि हम कितने स्वच्छ हैं, हमारा वातावरण कितना स्वच्छ है। इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। नींद, हमारा नींद जो है वो अच्छा होना चाहिए। हमारा भोजन, हमारी आदतें, हमारा पेय पदार्थ, हम क्या पीते हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज और कार्य कि हम क्या कार्य करते हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और वस्त्र, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये सारा हमारा पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ हम कैसे देखते हैं इसको, तो ये होता है हमारा त्वचा, मुंह, कान, आंख, नाक, नाखून, बाल, इनकी देखभाल। जब हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं तो हमें अपनी त्वचा का ख्याल रखना है, मुंह, कान, हमारे ये जितने भी शारीरिक अंग हैं, ठीक है ना, जो सेंसिटिव अंग है खास करके नाक, आंख वगैरह, हमारे नाखून साफ होने चाहिए, हम अच्छे से बाल बना के रखें, अपनी देखभाल करें बालों की, ठीक है। अब देखते हैं इसकी महत्व क्या है कि क्यों जरूरी है, हम अपने आप को क्यों स्वस्थ रखें भाई, पर्सनल हाइजीन क्यों रखें, क्यों, क्योंकि स्वस्थ व गुणवत्ता जीवन जीने के लिए, अगर हमें अपना जीवन स्वस्थ जीना है, अच्छे से जीना है, तो हमें अपने पर्सनल हाइजीन की देखभाल करनी होगी। दूसरी बात कामयाबी, अगर आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा है, आप पर्सनली स्वस्थ हैं, तो ही आप कामयाबी की आगे बढ़ते हैं, कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। रोगों से बचाव, आप जो है रोग आपको जल्दी नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइज रोज लेते हैं, अपने बाल बनाते हैं, अपने नाक, कान, आंख साफ रखते हैं, मुंह साफ रखते हैं। और गंदे शरीर की शर्मिंदगी से बचाव, अगर हमारा शरीर गंदा है तो कई बार हमारा क्या होता है, समाज में मजाक भी उड़ाया जाता है कि देखो इसके कपड़े साफ नहीं है, इसने बाल नहीं बना रखा, तो ये हमें इससे भी बचाता है। दूसरी बात उम्र बढ़ना, यदि आप अच्छा स्वस्थ रह रहे हैं तो आपकी जो उम्र की प्रत्याशा है वो बढ़ जाएगी। अगर एक अस्वस्थ व्यक्ति 60-70 साल जी रहा है तो आप स्वस्थ हैं तो आप 80-90 साल जिएंगे, है ना। गंदी आदतों से बचाव, अगर आप अच्छी आदतों को अपना लेंगे तो आप गंदी आदतों से ऑलरेडी ही बच जाएंगे और सफलता भरा जीवन व्यतीत करेंगे, आपका जीवन जो होगा वो सफल होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब क्योंकि हम टीचर बन रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो विद्यालय के स्तर पर स्वच्छता का क्या महत्व है वो समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस यूनिट में। तो विद्यालय में स्वस्थ कार्यक्रम क्या होते हैं, क्योंकि बच्चे का क्या करना है, हमें सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए विद्यालय स्तर पर भी हम स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को लाते हैं। कार्यक्रम में क्या क्या करते हैं, हम बच्चों के नेल्स वगैरह चेक करते हैं, रेगुलर डॉक्टर्स आते हैं, स्कूल में दवाइयां देते हैं, तुमने भी खाई होंगी दवाइयां, अभी भी बच्चों को दवाइयां मिलती हैं, और गर्ल्स को जो है हाइजीन के लिए अब तो सैनिटरी पैड्स भी मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर है कि ये जो विद्यालय कार्यक्रम है, ये जो चीजें हैं, इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं भाई, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाकर समाधान किया जा सके, कि जब हम बच्चे का चेकअप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसमें प्रॉब्लम क्या है, एंड देन हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरी बात, सही दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन, हम अच्छे से बच्चे को जो दृष्टिकोण देंगे कि अब उन्हें क्या करना है और उनके बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे। कि अगर बच्चा रोज नाखून नहीं काट रहा है तो हम धीरे धीरे उसको आदत लगाएंगे कि नहीं बेटा अब नाखून काटो, अब तरीके कुछ भी आप बच्चों को समझाओ। तीसरी बात कि स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, इसलिए ताकि जो है हमारा स्कूल का जो वातावरण है वो स्वस्थ हो, हर बच्चा स्वस्थ हो, तभी तो वो पढ़ाई भी अच्छे से करेगा। और संचारी रोगों की रोकथाम, कि जो फैलने वाली बीमारियां होती है अगर हम उसका जल्दी पता लगा लेंगे तो हम बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे को ये बीमारी है, तो वो होम रेस्ट लेगा ताकि अदर बच्चे भी इफेक्टेड ना हो। उसके बाद सकारात्मक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, बच्चों के अंदर क्या हो, पॉजिटिवनेस आए अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हेल्थ के लिए वो सजग हो, जागरूक हो। व्यापक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली बनाए रखना, कि जो स्कूल लेवल पर एक प्रणाली बनाई रही है जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ इस क्लास के बच्चे जो हैं ये इतने स्वस्थ हैं, क्या 9th क्लास पे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनका बुद्धि लब्धि कितनी है, और वो स्वस्थ रहते हैं या नहीं, उनके नाखून साफ रहते हैं या नहीं। ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं कि नहीं ये वाली क्लास तो बहुत स्वस्थ रहती है, बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छे प्रॉपर से छोटी करके आते हैं बच्चे, लेकिन ये बच्चे नहीं करते हैं। तो इसके लिए रिकॉर्ड बना के रखना हमारे पास, ताकि हम जो बच्चे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे सके। अगली बात, इस स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी ज्ञान देना, कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसका ज्ञान हम बच्चों को दें और परामर्श भी दें साथ साथ में कि आपको क्या करना चाहिए।
अगली बात आपातकालीन देखभाल, कि अगर सडनली कुछ हो जाता है बच्चे को स्कूल में, पता नहीं अचानक से कुछ हो गया, तो हम सडनली उसकी कैसे देखभाल करेंगे, तो इसके लिए भी हम योजनाएं बनाते हैं। अब आती है बात तत्व कि जो हमारा स्कूल लेवल है, हम जो स्कूल की बात करें, विद्यालय स्तर पर जो फिजिकल एजुकेशन है उसके तत्व क्या हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या हैं। तो क्या क्या जुड़ी हुई चीजें हैं, स्वास्थ्य की जांच व रिकॉर्ड, कि जो हम हेल्थ चेकअप कराते हैं और फिर उसका रिकॉर्ड रखते हैं, साथ ही साथ रजिस्टर में एंटर्ड होती हैं सारी चीजें, और रिपोर्ट को माता पिता को देना। अगर किसी बीमारी है किसी बच्चे को, तो हम ऑब्वियस उनके पेरेंट्स को भी बताएंगे कि हाँ ये है, फिर उसका जो है इलाज चलेगा, या जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाएंगी। परामर्श अनुसार उचित उपचार, जैसा डॉक्टर कहेंगे उसी तरीके से हम उसका इलाज या उपचार करेंगे। समय समय पर रोग प्रतिरोधक टीके व दवाइयां, स्कूलों में दिए जाते हैं ना, टाइम टू टाइम दवाइयां भी दी जाती हैं ताकि पेट में कीड़े ना हो, क्योंकि इस जो उम्र में है बच्चे कई बार मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, और ऐसे ही टीके भी दिए जाते हैं। और प्राथमिक व आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराना, वही फर्स्ट एड उपलब्ध करना, हर स्कूल में होना चाहिए फर्स्ट एड। खेलते खेलते ही बच्चे को अगर चोट लग जाए तो क्या करेंगे, है ना। और विद्यालय कार्यरत लोगों की भी जांच, की विद्यालय में जो और भी लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है हमारा, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। और स्वास्थ्य निर्देश सेवाएं प्रदान करना, मिड डे मील, हाँ जी, मिड डे मील जो बच्चों को खाना दिया जाता है लंच में, वो भी इसके अंदर आएगा। और विशेष आवश्यकता अनुसार विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को स्पेशल है वो बच्चा, मतलब उस बच्चे को कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो औरों से अलग है, तो हम उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे तत्व। आगे चलते हैं। इसी पॉइंट में हमारा एक पॉइंट और है कि ये जो कार्य हैं वो क्या क्या की जाती हैं। जो विद्यालय स्तर पर हम फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, हमारा जो है शारीरिक शिक्षा कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य कर रहे हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं। तो ये भी सेम है बेटा, जो हमने ऊपर किया वही है ये भी, कि हम उस लेवल पे क्या कर रहे हैं, उसके तत्व क्या है, कार्य क्या है। दोनों अलग चीजें थोड़ी ना है, दोनों ही सेम है। देखो, स्वास्थ्य की वार्षिक जांच करना है ना, 1 साल में तो जांच होनी ही चाहिए। और देखभाल, रख रखाव, उचित उपचार, अभिभावकों को जानकारी देना, ऊपर भी पढ़ चुके हम। शारीरिक स्वच्छता पर निर्देश देना कि आप अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रखोगे, है ना, बच्चों को बताना। और ये प्राथमिक व आपातकालीन सेवाएं, फर्स्ट एड और इंतजाम करना। और पोषक तत्व भरपूर मिड डे मील होना चाहिए, जो हम मिड डे मील दे रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व होने चाहिए। टीकाकरण और दवाइयां, और कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाएं भी देना। तो ये सारी चीजें हम ऊपर ही पढ़ते, तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है, एक ही हैं। आगे चलते हैं। विद्यालय के स्वास्थ्य का मापन, आप कैसे मापन करेंगे, आप कैसे विद्यालय में ये चीज डिसाइड करेंगे कि बच्चे को स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमारा क्लासरूम। बात करेंगे क्लासरूम की, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि छोटी सी रूम में बहुत सारे बच्चे भर दिए तो बच्चे ठीक से ना पढ़ पाएंगे, ना ही उनको माहौल मिलेगा पढ़ने का, साथ ही साथ उनका फिजिकली भी, शरीर को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या बताया गया है कि एक बच्चे के लिए, यानी पर स्टूडेंट 10 से 12 फुट की जगह होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। जो डेस्क भी होते हैं हमारे इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। और फिर क्या बताया गया है कि अगर ये तो थी 5वीं तक के बच्चे, प्राइमरी बच्चे, ठीक है ना। अगर उससे बड़े बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, तो उनके लिए 16 फीट होनी चाहिए जगह। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि जो ऊंचाई है वो 15 फीट होनी चाहिए। कमरे की जो ऊंचाई है वो 15 फीट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पंखे भी लगने हैं। और फिर ये भी ना हो कि बच्चा जो है डेस्क पे खड़ा हो जाए तो उसकी छत जो है सर में लग जाए। तो ये कुछ निर्धारण क्लासरूम के बारे में दिया गया है, इसको आपको याद करना होगा। दूसरी बात कि फर्नीचर अच्छे होने चाहिए, अच्छे बोर्ड होने चाहिए, चौक होनी चाहिए। बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि दूर बैठे बच्चे को भी साफ साफ दिखाई दे, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम, अगला जो है हमारा पॉइंट वो है पीने का पानी। तो आपको समझेंगे कि पीने का पानी कितना जरूरी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि 80 स्टूडेंट पे पर टैप होना चाहिए, यानी कि जो 80 बच्चे हैं उनके लिए कम से कम एक टोटी होनी चाहिए। 80 बच्चों पे एक टोटी या फिर टैप होनी बहुत जरूरी है। और जो पानी है वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य। स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम विद्यालय में क्या करते हैं, डस्टबिन बनाते हैं। डस्टबिन होने चाहिए, नालियां होनी चाहिए, और साफ सफाई का पूरा ही ध्यान रखना चाहिए। वहां पे साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी होने चाहिए। बात करते हैं शौचालय की, तो जो हमारा शौचालय है वो कीटाणु रहित और साफ सुथरा होना चाहिए। और भी आप बहुत सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि शौचालय में क्या है, प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए, उसकी रेगुलर सफाई होनी चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आगे चलते हैं, खेल का मैदान। खेल का मैदान, क्योंकि बच्चा खेल के मैदान में भी जाता है ना, सुबह असेंबली में जाता है, फिर रिसीज में जाता है,
तो वो कैसा होना चाहिए, घास लगी हो या फिर वो बहुत ही नरम होना चाहिए, ये नहीं उबड़ खाबड़ हो कि बच्चा गिर पड़ जाए वहीं पे जाके, है ना। और अलग खेल की अलग जगह होनी चाहिए। मान लो अगर फुटबॉल खेलना है तो उसके लिए अलग से स्पॉट बनाना चाहिए, बैडमिंटन खेलना है उसका स्पॉट अलग होना चाहिए, है ना। और सही उपकरण होने चाहिए कि जो खेलने की चीजें हैं, बैट बॉल या जो भी हॉकी टेनिस वगैरह हैं, वो सही होने चाहिए। टूटे फूटे या ऐसे नुकीले धारदार नहीं होने चाहिए कि बच्चों को चोट पहुंचे। इस वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 2, जिसका नाम है बच्चों के स्वास्थ्य की आवश्यकता और विद्यालय के संबंध में बच्चों का स्वास्थ्य। यहाँ पर जो बालक हैं या जो हमारा स्टूडेंट है, हम उसे स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में रखकर बात करेंगे और स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा की बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है स्वास्थ्य जागरूकता व आंकलन, स्वास्थ्य कार्ड और स्वास्थ्य अभियान। तो ये 4 चीजें यहाँ पर, पहला तो है स्वास्थ्य जागरूकता व आंकलन। तो सबसे पहले हम हेल्थ अवेयरनेस यानी जागरूकता की बात करते हैं। तो जब हम जागरूकता की बात करते हैं तो स्वास्थ्य जागरूकता का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्वास्थ्य के प्रति बालकों को जागरूक बनाना एक विद्यालय का ये परम कर्तव्य होता है। रोकथाम से इलाज बेहतर है, इस पर जोर देना कि बाद में इलाज करने से अच्छा है कि हम पहले से ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बच्चों में इन चीजों की समझ को पैदा करना। तीसरी बात कि स्वस्थ क्रियाओं की जानकारी देना। एक विद्यालय में हम बच्चों को जो स्वस्थ क्रियाएं होती हैं, चाहे वो व्यायाम हो या साफ सफाई से रिलेटेड हो, ये सारी जानकारी हम बच्चों को देते हैं। दिनचर्या को अच्छा बनाना, उन्हें दिन भर में क्या क्या काम कब कब कैसे करना है, ये सारी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, हाथ धोने हैं खाने से पहले। तो ये सारी जो जानकारी है विद्यालय बच्चे को देता है। बीमारियों की सामान्य जानकारियां देना, जैसे जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सर दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा मसल पेन है तो क्या करना है, तो ऐसी सामान्य जानकारियां हमें उसे देनी होती हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना, और विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, विद्यालय की तरफ से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टाइम टाइम पर जांच कराना हो, चाहे वो आयरन की गोलियां देनी हो, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने हो, तो ये सारी सेवाएं जो है विद्यालय टाइम टू टाइम करेगा। अब आगे है हमारा स्वास्थ्य आकलन यानी कि हेल्थ असेसमेंट। अब जो हमारा विद्यालय है वो बच्चे के स्वास्थ्य को आकलन यानी कि एक तरह से जांच कैसे करेगा उसकी। तो विद्यालय में शिक्षक, डॉक्टर व विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण ही स्वास्थ्य आकलन कहलाता है। यानी टीचर, डॉक्टर या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो स्कूल में आएंगे और बच्चों का जो है पूर्ण परीक्षण करेंगे, जिसे हम स्वास्थ्य आकलन कहते हैं। इससे बालकों के स्वास्थ्य के स्तर का पता चल जाएगा। इसमें 2 तरह के आपके आएंगे जो आकलन है, एक तो है दैनिक स्वास्थ्य आकलन और दूसरा है सामयिक स्वास्थ्य आकलन। तो जो दैनिक वाला है उसे तो हम प्रतिदिन करते हैं, रोज चेकअप होता है ये चीजों का। जैसे मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के नाखून चेक करना, आंख, कान और दांत, ये सारी चीजें चेक करना। दूसरा जो सामयिक स्वास्थ्य आकलन है, ये डॉक्टर द्वारा चेकअप होता है और ये निश्चित समय में होता है, चाहे वो 6 महीने में हो या साल भर में हो या 3-4 महीने में एक बार बाहर से डॉक्टर आते हैं और फिर बच्चों का परीक्षण करते हैं। शिक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो स्वास्थ्य आकलन है। माता पिता को भी इससे जानकारी मिलती है। मान लीजिए बीमारी है कोई बच्चे को ऐसी जिसकी खबर माता पिता को भी नहीं है, तो विद्यालय की तरफ से ये जानकारी माता पिता को दी जाएगी। संक्रामक रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस डिजीज बच्चे को हो गया है, तो जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी कवर अप कर पाएंगे और दूसरे भी इससे बीमार ना हो पाए। अगली चीज है कि मानसिक व शारीरिक स्थिति के अनुसार शिक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमें पता चल जाए कि किसी बच्चे में किसी तरह की जो है त्रुटि है, तो फिर हम उसी तरीके से शिक्षा विधि उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगली चीज, इस स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था जो है विद्यालय कराएगा उसी हिसाब से। तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य आकलन के महत्व हैं। तो एग्जाम में कई बार महत्व भी पूछ लेता है, तो भी आपको इन्हीं पॉइंट से अपने आंसर बनाने हैं। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य कार्ड यानी कि जो हेल्थ कार्ड होते हैं वो।
ये जो हेल्थ कार्ड का पूरा पैटर्न है मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इसको देख लीजिए। और फिर अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप या तो ये कार्ड भी बनाएंगे और साथ में भी लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सूचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सामान्य सूचनाएं आती हैं, बच्चे का नाम हो गया, अभिभावक का नाम, निवास स्थान, प्रवेश संख्या, लिंग, वार और फिर जन्म तिथि वगैरह, ये सामान्य सूचनाएं हैं। उसके बाद आता है वार्षिक चिकित्सीय जांच के प्रमुख आयाम, कि वर्ष में जो एक बार जांच हुआ है उसमें बच्चे का क्या क्या चीजें और कितनी थी, जैसे वजन कितना था, लंबाई, दांत कैसे थे, आंखें, कान, त्वचा, गला और सामान्य साफ सफाई और परिवार के स्वास्थ्य की भी जानकारी इसमें रखी जाती है। इसके बाद आता है व्यवस्थित परीक्षण। अब इसमें जो परीक्षण किया जाता है वो होता है रक्तचाप का, है ना, ब्लड प्रेशर का, बीएमआई। ये बीएमआई क्या होता है आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है। शॉर्ट नोट तो आएगा ही उठ के इसका, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लें। आगे है ये इसी यूनिट में है। अगली चीज एलर्जी, अगर किसी तरह की एलर्जी है तो वो पता चलेगी, यहाँ पे श्वसन संस्थान पता चल जाएगा। फिर 8वें नंबर पे चिकित्सा अधिकारी का नाम, जिसने ये चेकअप किया है उसका नाम और साइन होंगे, और इसकी डेट होगी किस दिन चेक हुआ है, और पुनः जांच तिथि कि अब दोबारा कब चेकअप होना है, वो डेट भी यहाँ पे हेल्थ कार्ड पे दी होता है। तो अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य अभियान, ठीक है, हेल्थ कैंपेन जिसको हम कहते हैं। इसे आप एक तरह से निरीक्षण परीक्षण भी कह सकते हैं, जो विद्यालय द्वारा होता है ना चेकअप वगैरह, तो ये एक तरह से अभियान ही तो है, ये जो विद्यालय चला रहे हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। तो इसमें क्या होता है, सिर से पांव तक निरीक्षण होता है, बच्चों से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, रक्तहीनता की जांच होती है, दंत का परीक्षण होता है, दृष्टि परीक्षण होता है, सुनने की क्षमता का परीक्षण, शारीरिक वजन, कद व लंबाई। तो ऐसी बहुत सारे अभियान के अंदर ये सारी जांच की जाती है विद्यालय द्वारा। आगे है हमारा बीएमआई, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये एक बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सांख्यिकीय मापन है जो व्यक्ति के भार व ऊंचाई की तुलना करता है। इसमें ना वेट और हाइट, एक इंसान की वेट और हाइट को लेकर जो है निकाला जाता है बीएमआई। यह स्वस्थ शरीर का भार जो व्यक्ति की ऊंचाई पर आधारित होता है, ये बताता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका भार और लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो स्क्वायर से उसके भार को भाग करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। नीचे फॉर्मूला है, मैं भी बता दूंगी। बीएमआई चार्ट के प्रयोग द्वारा भी हम इसे निर्धारित कर सकते हैं। एक बीएमआई चार्ट भी होता है जिसमें सारे वजन और हाइट लिखे होते हैं और फिर बीएमआई का स्तर लिखा होता है। तो या तो आप अपना फॉर्मूले से निकालिए या फिर उस चार्ट में देखिए कि आपका वजन कितना है, हाइट कितना है, और बीएमआई निकालने पे आपका कितना आया, तो क्या वो स्वस्थ है या नहीं। आगे चलते बीएमआई की गणना यानी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, बस शरीर का भार और बटे में डिवाइड कर देना है, ऊंचाई गुना ऊंचाई। यानी आपको जो है ना अपने शरीर का भार ऊपर रखना है जितना भी किलोग्राम है, और नीचे क्या रखना है आपको, आपकी ऊंचाई जो कि मीटर में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम पर मीटर निकलता है ना। तो बीएमआई, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका भार है 70 kg और उसकी ऊंचाई है 1.60 मीटर। तो अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने पे हमारा आता है 27.34 kg पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आंसर आया। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो 27 आया है हमारा आंसर, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है बीएमआई इंडेक्स के अनुसार या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जिनका 22.0 और 25.0 के बीच में आएगा वो उचित पोषण के हैं। तो ये जो 27.34 आया है तो ये तो 25 से ज्यादा आ रहा है जो बीएमआई है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, 25 से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा भोजन ग्रहण करने वाला इंसान है। इसका मतलब कि उसका वजन ज्यादा है और वो मोटापे से ग्रस्त है। तो बीएमआई हमें इस तरीके से हेल्प करता है। तो ये जो है ना हमारा 22 से 25 के बीच में ही आना चाहिए। अगर ये 22 से कम है तो कहीं ना कहीं आप कम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंकलन किया जाता है। आप अपना खुद का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वजन रखिए और नीचे जो भी आपकी हाइट है मीटर में उसको स्क्वायर कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए।
आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोस्चर, आसन शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये लैटिन भाषा के शब्द जो है पोनेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रखना या स्थान ग्रहण करना। शरीर के अंगों की विभिन्न क्रियाएं करते समय विशेष स्थिति में साधने को ही आसन कहते हैं। पोस्चर मतलब जब भी आप कोई क्रिया कर रहे होते हो, उस क्रिया को करने का जो शारीरिक स्थिति होनी चाहिए, अगर आप वही रखते हैं तो आप आसन में होते हैं। आसन हमारी क्रियाशीलता, सचेतना, आंतरिक शक्ति, विश्वास और व्यवहार को दर्शाता है। तो अगर हमारा पोस्चर अच्छा होता है तो ये सारी ही चीजें हमारी दर्शित होती हैं। एक अच्छा आसन जिसमें शरीर के सभी अंग सामान्य स्थिति में हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा अच्छा आसन कहलाता है। मान लीजिए भागते हुए जैसी स्थिति होनी चाहिए, हम वैसे ही भाग रहे हैं, हमारे कंधे झुके नहीं होने चाहिए, हमारे पैर एकदम ऐसे एड़ी टेबल ना हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो पोस्चर अच्छा है। परिभाषा की यदि बात की जाए तो संतुलित आसन वह है जिसमें सिर, गर्दन, कंधे, कमर, कूल्हे और अंग एक सीधी रेखा में होते हैं। एक अच्छे आसन के महत्व क्या है ये देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा दिखाई देना, अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आप दिखने में भी अच्छे लगते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व होता है ये, अगर आप अच्छे पोस्चर में रहते हैं ना तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ये तनाव कम करता है, शारीरिक जो तनाव हो, क्योंकि गलत पोस्चर में रहने से, सोने से, खाने पीने से क्या हमारे शारीरिक दुख भी बढ़ जाता है, कभी हड्डी में दर्द है, कभी हाथ में, पैर में, ऐसा होता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि हम सही पोस्चर में होते हैं तो हमारा शरीर जल्दी थकता भी नहीं है और हम किसी भी काम को देर तक करते हैं। चोट से बचाव में मदद मिलती है, सही पोस्चर होने की वजह से हमें चोटें भी कम लगेंगी। सामाजिक महत्व है, सही सीधी सी बात है, आप समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा यदि आप अच्छे पोस्चर में रहते हैं तो सभी आपकी तारीफ करेंगे। थकावट में कमी, रोगों व विकारों से बचाव करता है, स्थिरता व संतुलन लाता है और वाक शक्ति को भी बढ़ाता है, जो कि डायफ्राम से संबंधित होती है। अब आप कहेंगे बोलने से क्या कनेक्शन है पोस्चर का, तो ये है, बिल्कुल है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका जो कंठ है उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप कंठ को दबाकर बोलें तो आप जल्दी थक जाएंगे। तो एक पोस्चर होना चाहिए ताकि आपकी वाक क्षमता भी बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है सामान्य आसन संबंधी विकृतियां और उनके उपचारात्मक क्रियाएं, यानी कि आसन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं वो, और फिर हम उसको ठीक करने के लिए कैसे उपाय अपना सकते हैं। तो इनमें से भी सारे तो नहीं, लेकिन दो तो वो पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन में कि इन दो के वो बताइए कि क्या उपाय हैं यदि ऐसा हो जाता है तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ था हमारा वो था नॉ नी, यानी घुटनों का टकराना। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे चल रहे होते हैं कि उनके दोनों घुटने आपस में टकरा रहे होते हैं। ये टिबिया व फीमर हड्डी को अंदर झुका देते हैं। जो हड्डियां हमारी इन पैरों में होती हैं ये अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं और खड़े होने पर घुटने जुड़ जाते हैं और पैरों के बीच दूरी बढ़ जाती है ना। घुटने तक तो जुड़े रहेंगे पैर, लेकिन नीचे से फैल जाते हैं, तो चलने दौड़ने की समस्या हो जाती है और दिखने में भी अलग से दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तंग कपड़े पहनना, संतुलित आहार न लेना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम फास्फोरस की कमी, फैट या वेट ज्यादा होना, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। खैर हमारा जो सिलेबस है वो ये कहता है इसके उपाय बताइए, रेमेडीज बताइए। तो जो रेमेडीज है वो ये है कि नियमित रूप से पद्मासन और गौमुखासन करने चाहिए। ये कौन से आसन है ये मुझे भी नहीं पता, बस आपको याद करना है कि अगर नौकनी की प्रॉब्लम है तो आपको पद्मासन और गौमुखासन करने हैं। ये दो तरह के आसन हैं। घुड़सवारी करना चाहिए और तेल द्वारा टांगों को दबाव देकर अंदर की तरफ मालिश करेंगे, ठीक है। और दोनों घुटनों के बीच बॉल दबाकर चलना। हाँ जी, दोनों घुटनों के बीच में फुटबॉल रख लीजिए या छोटी बॉल और फिर चलने की कोशिश करना है। अगली जो हमारी समस्या है वो है धनुषाकार टांगे यानी बो लेग्स। इसमें क्या हो जाता है कि फीमर और टिबिया हड्डी जो हमारी इसमें होती है, हाँ, लेग्स में, वो बाहर की ओर घूम जाती है और एक तरह का ये वक्र बन जाता है जिसे हम जेनुवरम भी कहते हैं। ये भी एक नाम है इस बीमारी का। इसके कारण हो सकते हैं असंतुलित आहार, कम उम्र में ज्यादा वजन उठाना, रिएट्स की बीमारी हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? तेल द्वारा बाहर से अंदर की तरफ मालिश, यानी उल्टा कर देंगे उसका। घुटनों को बाहर से सहारा देने के लिए कैपिलर का प्रयोग करेंगे। एक तरह का उपकरण होता है और दोनों पैर आपस में मिलाकर खड़े हों, घुटने तक नरम कपड़े कसकर बांधकर बैठने की कोशिश करें और फिर इसको रिपीट करें रोज। तो ये कुछ तरीके हैं बो लेग्स से बचने के।
अगला जो हमारा है वो है फ्लैट फुट यानी चपटा पैर। इसमें क्या होता है कि पैर चौड़े या चपटे हो जाते हैं। जब आप जमीन पे पैर रखेंगे तो वो पूरा फैल जाता है पैर। पैरों के बीच में जो उचित चाप नहीं होता। आप कभी भी देखेंगे आपके पैर पैर गीले हों और आप चलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह रह जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो खाली जगह नहीं रहती, तो पैरों में इससे दर्द हो सकता है, चलने में दिक्कत होती है। इसके कारण ना मांसपेशी की कमजोरी, मोटापा, अनुचित जूते पहनना या फिर ज्यादा भार उठाना हो सकता है। इसके उपायों की बात की जाए तो एड़ी को ऊपर उठाना है और फिर नीचे करना है। क्रॉस स्थिति में पंजों की बाहरी सतह पर बैठना, पंजे की सहायता से वस्तुओं को उठाना, पंजे में पेन या पेंसिल पर लिखने का प्रयास करना और नंगे पैर रेत पर या ऊंचे नीचे मैदान पर चलना। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा समस्या है वो है रीढ़ की हड्डी यानी कमर से आगे बढ़ जाना, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं इंग्लिश में। ये इसमें क्या होता है, कूल्हे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कई लोगों के जो कूल्हे होते हैं वो काफी निकले हुए होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, कमजोर मांसपेशियां, असंतुलित आहार, कुबड़पन के गलत उपचार। कई बार कुबड़पन के गलत उपचार के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो रेमेडीज क्या क्या है इसके, नियमित रूप से आपको कौन से हलासन का अभ्यास करना है। ये एक तरह का आसन एक्सरसाइज होती है। पीठ एवं लेट कर सिर एवं टांगों को एक साथ ऊपर उठाना है और फिर रिपीट करना है। पीठ के बल लेट कर पैरों को 45 डिग्री तक ऊपर उठाएं। लटक कर दोनों टांगों को कूल्हे के स्तर तक उठाएं और संतुलित आहार लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला और आखिरी जो हमारी समस्या है वो है कुबड़पन यानी कि टाइफोसिस। और इसमें क्या होता है, हमारा दो तरीके के होते हैं। या तो पीठ जो है हमारी वो गोल सी बाहर निकल जाती है या फिर पीछे झुकी हुई पीठ हमारी हो जाती है। कारण ये अनुवांशिकता वाले हो सकते हैं। तंग कपड़े पहनना, अनुचित आसन, गलत फर्नीचर पर बैठना, कंधों पर अधिक भार लेना, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इसका जो रेमेडी है वो ये है कि अपनी उंगलियों के टिप्स को दोनों कंधों पर रखें तथा अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप में घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में घुमाएं। और फिर क्या करना है, समांतर बार पर लटकना, चक्रासन व धनुरासन करिए। पीठ के बल लेटकर सिर को ऊपर उठाने से पेट की मांसपेशियां भी सुदृढ़ होती हैं। कोहनियों को गोलाकार घुमाना। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं इन समस्याओं से। अगला हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य की अनुभूति व स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट और परसेप्शंस। ये क्या होता है, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, ये वही चीजें हैं घुमा घुमा कर आ रही हैं। अभी क्या सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि हम खुद अपना आकलन कैसे करें, सेल्फ असेसमेंट है ना। तो स्वयं के स्वास्थ्य को समझकर कि हम अपने, कहते हैं ना, खुद से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। कई बार हम अपनी बीमारी दूसरों को नहीं समझा पाते, अपनी परेशानी दूसरों को नहीं समझा पाते, क्योंकि हम खुद को बेहतर समझते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी बीमारी को समझकर और फिर स्व आकलन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्व आकलन के तरीके हैं, जिसमें कि सबसे पहला है बीएमआई, जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। आप खुद, आपको अगर लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ या मेरी हाइट कम है, तो आप बीएमआई निकालिए और फिर देखिए कि आपका जो रेशियो है वो ठीक है या नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उसी हिसाब से अपना उपचार कीजिए। दूसरा है शरीर का तापमान नापना है आपको, जिसके लिए आप मुंह, बगल, त्वचा द्वारा भी नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है तापमान के कौन कहाँ रहता है। यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट में 97.8 से 99 डिग्री होना चाहिए। फ़ारेनहाइट की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर जो थर्मामीटर है वो सेल्सियस वाला है तो 36.5 डिग्री से 37.2 होना चाहिए। अगर इसके बीच में आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज, आप पल्स दर चेक कर सकते हैं, जिसमें हृदय की गति का मापन होता है। इसे क्या धमनियों द्वारा नापना, ये जो हाथ के पास, कलाई के पास जो नसें होती है, इसको पकड़ के आप नाप सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, आपका प्रति मिनट 60 से 100 होना चाहिए, तो फिर आप सामान्य हैं। अगला है रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। इसे स्टेथोस्कोप से नापते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसका स्वाकलन कर सकते हैं। इसमें जो है यूनिट दी होती है 120 mm Hg से, जो इस सिस्टोलिक प्रेशर बताता है, और 80 mm Hg है तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है, और ये सामान्य माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की जो प्रोग्राम है उसके बारे में है यहाँ पे। तो अधिक छात्रों के नामांकन व नियमित उपस्थिति में महत्वपूर्ण रहा हमारा कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल में आए। मेन इसका उद्देश्य यही था। इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए कि ये कैसे आया। 15 अगस्त 1995 को ये योजना लागू हुई थी। इसमें क्या कहा गया था कि प्राथमिक स्तर पर तो 3 किलो
गेहूं व चावल दिया जाएगा प्रति माह। ये पका हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन 28 नवंबर 2001 को क्या हुआ कि पके हुए भोजन को देने की बात कही गई। 2007 में जो है छठी व सातवीं को भी इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि अभी तक सिर्फ प्राथमिक स्तर को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद 2008 और 9 में 8वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल कर लिया, जो कि अभी तक लागू है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालकों के पोषण स्तर में सुधार करना, गरीब बालकों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि गरीब बच्चा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है वो विद्यालय क्या आएगा। अगली चीज है विद्यालय एवं घर के परस्पर संबंध को सुदृढ़ बनाना, कि बच्चा विद्यालय में आए तो उसको कहीं ना कहीं अपने घर जैसी फीलिंग मिलनी चाहिए। बालकों के मन में विद्यालय के प्रति प्यार पैदा करना, शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास करना। अगला टॉपिक है हमारा केंद्रीय सहायता के संघटक, यानी कि ये जो हमारा मिड डे मील का जो भी था सिस्टम या प्रोग्राम था, इसमें कौन कौन से घटक हैं, कहाँ से पैसा आएगा, किसने कितना योगदान दिया, कैसे बंटवारा किया गया है। तो प्राथमिक बालक जो होता है प्राथमिक स्तर का, उसे 100 ग्राम प्रति स्कूल प्रति दिवस खाद्यान्न गेहूं व चावल दिया जाएगा। और जो उच्च प्राथमिक है यानी 5वीं के बाद 6ठी से 8वीं, उसे 150 ग्राम। सेकेंड थिंग की जो खाद्यान्न है, खाने का जो भी व्यवस्था है, जो खाना है फूड ग्रेन है, उसका 100% भार केंद्र पर होगा। उसके बाद जो पकाने का खर्च होता है, कुकिंग का खर्च, वो 90% सेंट्रल और 10% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। खाद्यान्न का परिवहन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का काम होगा वो सारा केंद्र के पास होगा। रसोई घर की व्यवस्था 90% केंद्र देगा और 10% स्टेट। रसोई का जो उपकरण होता है, जितने भी ऑप्टिकल्स यूज होते हैं, वो सारा 100% केंद्र ही देखेगा। शौचालय व पीने के पानी के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान चला गया, SSA और PHE और भी कार्यक्रम चलाए गए, वो देखेगा। अगली चीज स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो हेल्थ रिलेटेड होती है, उसे कौन देखेगा, हमारा DHS यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। तो इस तरीके से जो हमारा मिड डे मील है उसकी जो है पूरी संगठना या फिर घटक जो है वो तैयार किए गए। तो ये था हमारा फिजिकल एजुकेशन। वीडियो में हम करेंगे स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा के महत्व व संप्रत्यय। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और प्राथमिक लेवल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के या फिर फिजिकल एजुकेशन के जो क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, वो करवाने के क्या महत्व हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि आखिरकार ये शारीरिक शिक्षा है क्या। तो ये शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, मतलब ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये सर्वांगीण विकास हेतु सहायक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का क्या है महत्व, शिक्षा का जो उद्देश्य है सबसे बड़ा वो है सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास यानी हर पक्ष से विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा क्या करता है, अपना महत्व देता है। ये क्या करता है, व्यवहार को विकासोन्मुख बनाता है, यानी कि जो इंसान का नेचर है, व्यक्तित्व है, व्यवहार है, उसको वो आगे डेवलप करता है। साथ ही साथ जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक जमा शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर से संबंधित शिक्षा, यानी जो आपका खुद का शरीर है, स्वास्थ्य है, उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर जो सीधा संबंध होता है शारीरिक शिक्षा का, वो शारीरिक संरचना से, स्वास्थ्य से, शक्ति से, सहनशीलता से, गति, फुर्ती और खेल के मैदान पर शारीरिक प्रदर्शन से है। और जो शारीरिक शिक्षा है इसका एक व्यापक अर्थ शारीरिक क्रियाकलाप यानी व्यायाम के माध्यम से व्यक्ति को सुशिक्षित बनाना होता है, क्योंकि ये लाइफ से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट है। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर ने कहा कि शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति में गतिविधियों के द्वारा आता है। जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप हम करते हैं उसके द्वारा जो अनुभव हम जोड़ते हैं वो क्या है, हमारा शारीरिक शिक्षा होता है। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा के महत्व की बात करें तो स्वास्थ्य का ज्ञान होता है इससे। पहली बात कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें हमें पता चलती हैं। अवकाशकालीन समय का सदुपयोग करते हैं हम, क्योंकि जब हम शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें तरह तरह के मनोरंजन वाले खेल होते हैं, बहुत सारे व्यायाम होते हैं, तो हमारा जो खाली टाइम होता है हम वहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं।
शारीरिक योग्यता का पता चलता है, चरित्र का निर्माण होता है, गत्यात्मक गुणवत्ता का विकास होता है, मानवीय संबंध विकसित करने में सहायता मिलती है, भावात्मक विकास होता है, अनुशासन बनाने में सहायता मिलती है, क्योंकि गेम्स जो होते हैं उसमें भी नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। सांस्कृतिक विकास होता है, नेतृत्व का गुण आता है, राष्ट्रीय एकता की भावना आती है, मानसिक आराम मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटालिटी या फिर मेंटल लेवल भी शांत होता है, सकारात्मक जीवन शैली होती है, सर्वांगीण विकास होता है और अभिव्यक्ति व रचनात्मकता आती है। तो ये मैंने 15 के 15 जो महत्व बता दिए। अब आपको देखना है कि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो उसी हिसाब से आपको अपने आंसर तैयार करने हैं और इसको क्या है, इलेबोरेट भी करना है इन पॉइंट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है शारीरिक शिक्षा तथा खेलों द्वारा मूल्यों का विकास। कि जो शारीरिक शिक्षा है वो और जो खेल हैं उसके द्वारा मूल्यों का विकास कैसे होता है, कौन कौन से मूल्य हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो शारीरिक शिक्षा के द्वारा विकसित होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है दल निष्ठा, यानी कि टीम स्पिरिट। अगर आप शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं और खेल खेलते हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर एक वैल्यू जरूर डेवलप होती है और वो है टीम स्पिरिट, यानी कि दल को लेकर निष्ठा। क्योंकि दल बनाकर खेला जाता है, कभी भी आप अकेले नहीं खेल सकते किसी भी गेम को, खेल को। दूसरी चीज की विभिन्नताएं, यानी जैसे जब आप एक खेल खेलते हो उसमें टीम बनती है, तो टीम में हर तरह के जो होते हैं पार्टिसिपेट्स होते हैं, चाहे वो धार्मिक, शारीरिक, प्रांतीय, रीति रिवाज, बोलचाल, खेल कुशलता में अलग अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाकर खेलते हैं। इसमें क्या होता है, निष्ठा के साथ मिलकर खेलना, समाज संस्कृति में सामंजस्य बैठाते हैं और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। अगली जो हमारी वैल्यू डेवलप होती है वो है कोऑपरेशन की, यानी कि सहयोग की। ये दलीय क्रियाओं द्वारा सहयोग की भावना आती है। वही दल सफल होता है जो सहयोग की भावना रखता है। ये नहीं कि टीम के अंदर ही हम एक दूसरे से लड़ जाएं तो फिर अगली टीम जीत जाएगी। आपसी सहयोग द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास, तो ये कोऑपरेशन वाली बात हो गई। एक और आगे हमारा आता है जो वैल्यू, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी भावात्मक स्थिरता आती है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जीत व हार द्वारा हम स्थिर हो जाते हैं। गेम है तो एक टीम को जीतना, एक को हारना तय है। तो जीतने पर ना तो हम बहुत ज्यादा खुश हो और हारने पे ना ज्यादा डिप्रेशन में जाएं, तो बीच में रहने चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। प्रेरणा की भावना रखते हैं कि मान लीजिए इस बार हम हार गए तो ऐसी कौन सी कमियां थी हम में जिसे पूरा करके हम दोबारा जीतेंगे। गुस्सा, भय, घृणा, हानि पहुंचाना, इन सबको काबू में रखना हम सीखते हैं। समाज व दैनिक जीवन में भी इन मूल्यों का हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम परिवार में हो या समाज में हो। तो ना हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, ना हम बहुत ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे, खुश होंगे किसी चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं भावात्मक जो स्थिरता है वो आ जाती है। अगली वैल्यू है हमारी रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। खेल कूद का जो सुधरा हुआ स्वरूप है आज के टाइम पे, वो इसी चीज की देन है। जैसे कोई गेम बहुत पहले खेला जाता था तो उसमें क्रिएटिविटी लाई गई, चेंजेस लाए गए और अब परफेक्ट बनाया गया, एक टूर्नामेंट बना दिया गया उस गेम को। नई खेल तकनीक और खेल की रणनीतियां, मूलभूत कौशल आदि खेलों में रचनात्मकता लाती हैं। यानी कि जो रणनीतियां हम बनाते हैं गेम खेलते समय, वो विरोधी की चाल को भांप लेना कि सामने वाले की टीम में जो है वो क्या करने वाले हैं, और ये समझकर हम अपनी रणनीति बदल लेते हैं, प्लान A, B ऐसे रखते हैं और खेल क्षेत्र में विकास करते हैं। ये सब सारी चीजें किससे होती है? रचनात्मकता से। अगला हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए खेल गतिविधियां। यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो नॉर्मल बालकों से अलग होते हैं, उनके लिए हम किस तरह की खेल गतिविधियों को रखेंगे। सबसे पहली चीज, किसी भी व्यक्ति विशेष से जानकारी प्राप्त कर उसकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल ही शारीरिक क्रियाएं करवानी चाहिए। आप सभी को एक जैसी क्रियाएं करने के लिए बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की क्षमताएं अलग होती हैं। वहां क्लास में कुछ बच्चे विशेष क्षमता वाले होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, तो हमें उनकी पहचान करनी होती है एज अ टीचर। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण और इसके लिए हमें अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे कि यहाँ क्या होता है कि दो चीजों पे बल देते हैं हम, मानवीय विकास करवाना और अभ्यास विज्ञान। यानी कि बच्चों में खेलों द्वारा हम मानवीय विकास करेंगे और अभ्यास करवाएंगे। आगे चलते हैं।
इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आप नेत्रहीन कोई बच्चा है तो उसके लिए खेलों का कैसे गतिविधि का आयोजन करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम सारे डिसेबिलिटीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले नेत्रहीन के लिए खेल कूद। तो पहली आवश्यकता क्या होनी चाहिए कि आसपास खड़े दर्शकों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लेयर है वो नेत्रहीन है। और हम इसमें कौन कौन से गेम खिलवा सकते हैं? गोला फेंकना, विशेष प्रकार की कुश्तियां, रस्साकशी, भारोत्तोलन यानी भार उठाना, 50 या 100 मीटर की दौड़। तो ये सब हम आयोजन कर सकते हैं। अगला जो हमारा अंग विच्छेद के लिए खेलकूद, अंग विच्छेद यानी स्पोर्ट्स फॉर एम्प्यूटर्स। अब ये जो अंग विच्छेद का मतलब होता है किसी भी एक बालक में किसी भी एक अंग की कमी का होना। मान लीजिए किसी का एक हाथ ना हो या एक पैर ना हो, तो ऐसे अंग विच्छेद हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम योग्यता अनुसार रखेंगे। मान लीजिए अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो वो दौड़ में हिस्सा ले सकता है ना। वो गोला नहीं फेंक सकता लेकिन दौड़ में हिस्सा ले सकता है। और मान लीजिए कोई पैरों से डिसेबल है या उनके पैर नहीं है तो वो तीरंदाजी कर सकते हैं ना, तीर चलाना। तो ऐसी गतिविधियों को हम इसमें रखेंगे, जैसे तीरंदाजी, तैराकी, दौड़ना, गोला या भाला चक्का फेंकना, जंप लगाना, शतरंज और कैरम खेलना। तो ये सारी गतिविधियां हम करा सकते हैं। अगला है लकवाग्रस्तों के लिए खेल कूद। तो ये भी हम क्षमता के अनुसार करते हैं, क्योंकि पैरालिसिस भी एक तरीके का ऐसा ही है कि किसी अंग को पैरालाइज कर देता है, चाहे वो लेफ्ट साइड कर दे या पैरों से नीचे, मतलब कमर के नीचे और कमर के ऊपर पैरालिसिस हो सकता है। तो ये हम करेंगे क्षमता के अनुसार। इसमें कौन कौन से हम गतिविधियां करवा सकते हैं? विभिन्न दौड़े, गोला भाला चक्का फेंकना, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, कैरम, शतरंज, स्कूनर, ऐसे कई सारे गेम्स हम करवा सकते हैं। चौथा है मानसिक रूप से कमजोरों के लिए खेलकूद। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली लेवल से वीक होते हैं, तो उनके लिए हम मनोरंजनात्मक खेल खिलवाते हैं, ताकि जो है उनका मेंटल जो है वो ठीक हो सके, एक अच्छे लेवल पे आ सके, वो इंजॉय करें। तो इसमें हम योगा करवा सकते हैं, रस्सी कूदना, भारोत्तोलन, भार उठाना, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजें हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे विकलांग के लिए खेलकूद। जो विकलांग होते हैं उनसे हम क्या काम करवाएंगे, कौन सी गतिविधियां करवा सकते हैं शारीरिक शिक्षा के अंदर? निशानेबाजी, तीरंदाजी, नौका चालन, गोला भाला या डिस्कस जो है फेंकना। तो ये चीजें फेंकने वाली भी हम गतिविधियां करा सकते हैं। उनके अंदर बेसिकली ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो वो शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ेगा या उसकी गतिविधियां नहीं करेगा, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं एज अ टीचर। तो हम उन सबको इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज है जो वो कर सकते हैं, उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य, खेल, स्पोर्ट्स और मनोरंजन से संबंध। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य। क्या है स्वास्थ्य? शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ होना। सिर्फ निरोग होना ही स्वस्थ नहीं होता। अच्छे से जीवन को व्यतीत करना और दूसरों के लिए भी अधिक से अधिक काम आना। और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, मन और बुद्धि प्राकृतिक रूप से कार्य करें। नेचुरली जो आपकी बॉडी और जो अंग आपके जिस काम के लिए बने हैं वो करें तो आप स्वस्थ होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को शारीरिक शिक्षा से जोड़ा गया है कि जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है वो भी फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है। अगला है हमारा क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स। एक बात देख लीजिए, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, स्पोर्ट्स और ये गेम्स। कई जनों को नहीं पता कि इन दोनों में क्या अंतर है। कई बार पेपर में इन दोनों के बीच डिफरेंस भी आ जाता है। तो आज इस डिफरेंस को जान लीजिए और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लें कि गेम्स और स्पोर्ट्स दोनों अलग चीजें हैं। स्पोर्ट्स की यहाँ पे हिंदी होती है क्रीड़ा और गेम्स की होती है खेल। तो अभी हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्रीड़ा क्या है और ये खेल क्या है। तो स्पोर्ट्स की बात की जाए तो ये ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों से हटकर हों, बालक उन्हें अपने खाली समय में करें और जिन्हें करने से प्रसन्नता प्राप्त होती हो, पहली चीज। दूसरी बात कि व्यक्ति को मनोरंजन व आराम देती है स्पोर्ट्स। ठीक है। अब क्रीड़ा का विस्तार मनोरंजन से प्रतियोगिता हो गया है। देखिए कि अब जो स्पोर्ट्स है वो पहले तो सिर्फ मनोरंजन के लिए था, लेकिन अब कॉम्पिटिशन्स भी होने लगे हैं। इसके अंदर दौड़ना, तैराकी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये सारी चीजें आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्पोर्ट्स है वो व्यक्तिगत खेल होते हैं, व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। जैसे जूडो आप अकेले खड़े होते हैं वहां पे, तैराकी आप सिंगल होते हैं, शतरंज आप अकेले बैठे होते हैं, कुश्ती में भी आप इंडिविजुअली खेलते हैं।
तो खिलाड़ी अपने खेल का निष्पादन जो है वो स्वयं ही जानता है और करता है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स था। अब चलते हैं गेम्स की तरफ। तो गेम्स क्या होता है, ये उसका थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति दल बनाकर खेलते हैं। अब जो है टीम के द्वारा खेल खेला जाएगा। यहाँ पे विरोधी दल जो होता है वो प्रतिद्वंदी होता है, सामने दूसरी टीम होती है। आपसी सहयोग व तालमेल से खेला जाता है। अब टीम वर्क है तो टीम के साथ ही खेला जाएगा, जैसे कि हॉकी हो गया, वॉलीबॉल, खो खो, क्रिकेट, बास्केटबॉल। इन सब में 2 टीम्स होती हैं और टीम्स के द्वारा खेला जाता है ये गेम। गेम्स का संचालन विस्तार पूर्वक और सख्त नियमों से होता है। यहाँ से क्या होती है, अच्छी नागरिकता, सम्मान, अवसर, ये सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि एक दल में हम खेल रहे होते हैं ना, तो इसलिए। तो स्पोर्ट्स और गेम्स, इसमें डिफरेंसेस पता चल रहे होंगे। आगे चलते हैं, खेल व मनोरंजन। तो इंटरटेनमेंट कैसे देता है खेल हमें, व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व अतिरिक्त समय में खेलेगा। उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब उसका मन करेगा वो खेलेगा और खुद को खुश करेगा। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, वो नियम में भी बदलाव कर सकता है। प्रक्रिया चयन की उसके पास स्वतंत्रता होती है। थकान व निरस्ता को कम करते हैं ऐसे खेल। नई शक्ति और स्फूर्ति भरते हैं। खाली समय का आप सदुपयोग करते हैं। शरीर व दिमाग को भी ताजा करते हैं खेल व मनोरंजन। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलिस्थेनिक्स का। ये पेपर में आते हैं ये वाले, कि जो कैलिस्थेनिक्स व ड्रिल के सामान्य नियम व तकनीक, और ये है क्या, ये बताइए। तो सबसे पहले मैं कैलिस्थेनिक्स की बात करूंगी। ये व्यक्ति को अपना दैनिक जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा शरीर को ताकतवर, सुदृढ़ और सुडौल बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं उन्हें कैलिस्थेनिक्स कहा जाता है। यानी डेली रूटीन में जो हम सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं खुद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ना कि एक प्लेयर बनने के लिए या फिर कंपटीशन के लिए, वो क्या होते हैं, हमारे कैलिस्थेनिक्स होते हैं। ये बिना किसी उपकरण की सहायता से भी किए जा सकते हैं, या फिर हल्के फुल्के आप उपकरणों को यूज कर सकते हैं, jैसे डंबल हो गया, लेजियम वेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो आप एक्सरसाइज वगैरह रोज करते हैं वो है। कैलिस्थेनिक क्रियाओं के शिक्षण में निम्नलिखित सैद्धांतिक बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन द्वारा बालकों को सिखाना। जो टीचर है वो पहले खुद करेंगे और फिर बच्चा उसको देख के करेगा। स्पष्टता से सिखाना और क्रमानुसार वर्णन करना। जो स्पोर्ट्स का टीचर है वो मतलब बहुत ही स्पष्टता से दिखाएगा सारी चीजें कि वो कैसे कर रहे हैं। पाए गए दोषों का निवारण करा। अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर वो वहीं पर उनको बताएंगे कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, क्योंकि ये फिजिकल से रिलेटेड है, तो ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, अगर बच्चा गलत तरीके से हाथ उठा दे, पैर मोड़ ले, है ना। किसी भी व्यायाम में अधिक समय तक ना रखना। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक स्थिति बता दी, एक पैर ऊपर कर लो और आप फोन पे लग गए, और बच्चा जो है एक पैर ऊपर करके खड़ा है खड़ा है खड़ा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अधिक संख्या होने पर समूह द्वारा लीडर बनाना। मान लीजिए आपके पास बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो आप अकेले तो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आप ग्रुप बनाकर उसमें एक एक लीडर खड़ा कर दें, और फिर वो लीडर करके दिखाएगा, वो आपको फॉलो करेगा और बच्चे उनको। अगली जो चीज है वो है हल्के संगीत का प्रबंध किया जा सकता है इसमें। जो नौसिखियां हैं उनके लिए गिनती का प्रयोग करें, जो न्यू न्यू सीख रहे हैं। सरल से कठिन की ओर जाएं, पहले जो इजी वाले एक्सरसाइज है वो कराएंगे। बालकों पर नजर रखें और निर्देश दें। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक को अपनी पीठ बालकों की तरफ नहीं करनी चाहिए, मतलब ध्यान नहीं हटाना है आपको बच्चों की तरफ से, क्योंकि उन्हें शरारत करने का मौका मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कैलिस्थेनिक का एक क्रिया भी दिया हुआ है, क्योंकि आप जब कैलिस्थेनिक को डिफाइन करेंगे तो एक न एक तो एक्सरसाइज आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक दे रखा है क्रिया, वो है हाथों को पहले सामने की ओर सीधे रखना तथा हाथों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रखना। हथेलियों को एक दूसरे के सामने तथा उंगलियों को मिलाकर रखना। ये पहला स्टेज है। दूसरा, हाथों को कंधों की सीध में साइड में लाना और हथेलियां जमीन की ओर और एड़ियों को ऊपर उठाकर रखना। तो ये एक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज है जो डेली वाइज बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्रमांक 1 की स्थिति में आना, यानी फिर से नंबर 1 पे आना और दोबारा से प्रारंभिक स्थिति में आ जाना, जैसे आप सीधे खड़े थे। तो ये एक क्रिया थी कैलिस्थेनिक की। आगे चलते हैं ड्रिल। ड्रिल क्या होता है, सामूहिक व्यायाम होता है। ये लाइन या गोल दायरे में, मान लीजिए बच्चों को लाइन से खड़ा रहे या फिर गोल दायरे में बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसमें कुछ वस्तुएं यूज हो सकती हैं, जैसे रुमाल, झंडी और रिंग, डंबल वगैरह। सही आदेश मिलने पर क्रमबद्ध तरीके से क्रियाओं का अभ्यास किया जाएगा। इसे मास ड्रिल भी कहते हैं। एक साथ जो है सारे बच्चे एक ही क्रिया को करेंगे।
प्रदर्शन में पूर्ण अंश पूर्ण विधि का प्रयोग है कि जो टीचर है वो एक ही बार में जो एक एक्सरसाइज है उसे पूरा दिखाएगा और फिर बच्चे उनको फॉलो करेंगे। गिनती के साथ ही कक्षा में अभ्यास करवाएंगे। इससे क्या आती है, इसमें एकरूपता का ध्यान रखना। ये नहीं कि एक बच्चे ने हाथ नीचे कर रखे हैं, एक ने ऊपर कर रखे हैं, एक ने साइड में कर रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सामूहिक व्यायाम है ये, तो सबको एक जैसा करना है और एक साथ करना है। आगे चलते हैं। छोटे मनोरंजनात्मक खेल यानी छोटे इंटरटेनमेंट वाले जो गेम होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसे लघु खेल भी कहते हैं, जैसे रिले दौड़ हो गई। और ये एक तरह से क्या होते हैं, सहायक खेल होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा सा गेम हो रहा है, स्पोर्ट हो रहा है, तो साथ में इंजॉयमेंट के लिए छोटा सा खेल हम रखवा देते हैं। या आपने तब किया होगा जब फिजिकल एजुकेशन का लेसन प्लान बनाया होगा ना, तब आपने ये जरूर किया होगा, क्योंकि ये वहां पे साथ ही साथ चलता है किसी भी गेम के साथ। तो ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संघ नहीं बनाते, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है आपके कंपटीशन से। ये आपसी विचार से संचालित किए जाते हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खेल हो सकते हैं। इसमें टाइम कीपर, निर्णायक, संचालक आदि सभी दायित्व शिक्षक के द्वारा ही लिए जाते हैं। कोई वहां पे प्रोफेशनलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने एक इंटरटेनमेंट गेम का दे रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है मनोरंजनात्मक खेल, तो मैंने एक खेल यहाँ पे बता दिया है। मान लीजिए कोई टूर्नामेंट हुआ क्रिकेट, तो क्रिकेट तो खेल लिया बच्चों ने, बहुत थक गए और माइंड भी बहुत स्ट्रेस ले लिया है, तो मनोरंजन वाला गेम खिलवाएंगे थोड़ा सा। ये ज्यादा लंबा बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है। मैंने यहाँ पे गेम दिया है मुकद्दर का बादशाह। तो देखिए ये गेम क्या है, खेल का विवरण। इस खेल के लिए सभी बालकों के लिए वृत्ताकार में बैठाया जाएगा। बच्चों को वृत्ताकार में बिठाएंगे। एक फल को कई परतों के अंदर रखकर किसी कपड़े में लपेट दिया जाएगा। फल एक बालक को दिया जाता है। शिक्षक की सीटी बजाने पर खेल आरंभ हो जाएगा। सीटी के प्रत्येक चौथी आवाज पर उस फल की एक परत को खोली जाएगी एवं प्रत्येक आवाज पर एक बालक क्रमशः अपनी बाईं तरफ वाले बालक को फल देता रहेगा, मतलब जो फल है वो पास होता रहेगा। इस प्रकार ये खेल अंतिम परत तक चलता रहेगा। खेल के नियम क्या है कि एक बार में केवल एक ही परत खोली जाएगी। दूसरी चीज, सीटी की आवाज के साथ साथ फल का स्थानांतरण आवश्यक है। जैसे सीटी बजी आपको फल आगे ट्रांसफर करना है। विजेता की घोषणा होगी। अंतिम परत खोलने वाले बालक को मुकद्दर बादशाह घोषित किया जाएगा। तो ये मनोरंजनात्मक खेल है। आप इस तरीके से और भी खेलों का आयोजन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है लीड अप गेम्स यानी सहायक खेल। मनोरंजन व खेल कौशल सीखने में ये मदद करते हैं। ये भी वही खेल है, मनोरंजन के लिए होते हैं। खेल का एक कौशल इसमें समाहित होता है। मुख्य खेल के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने ऊपर ही बता दिया, ये सेम वही चीज है। बास्केटबॉल में शूटिंग करवाना, फुटबॉल में ड्रिबलिंग और हॉकी में हिटिंग, ऐसे ऐसे हम जोड़ सकते हैं। ये पूरक के रूप में भी कार्य करता है किसी भी गेम के। अगली चीज है एरोबिक। एरोबिक शब्द का मतलब ही होता है ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्यशील मांसपेशियों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने की सतत प्रक्रिया होती है एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, जो एरोबिक्स वगैरह करते हैं उसमें। ये कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। बेसिकली 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्टेपिंग एरोबिक। इसमें 4, 6 या 8 इंच ऊंचे स्थान पर चढ़कर विभिन्न दिशाओं में क्रियाएं की जाती है। आपको अपने पैरों को ऐसे उठा के, आपने एरोबिक डांस भी देखा होगा, ऐसे पंजों पे खड़े होकर लड़कियां छोटी छोटी स्कर्ट पहन के नहीं करती हैं ऐसे, वैसा ही एरोबिक एक्सरसाइज भी होता है। सेकंड है निम्न एरोबिक। इसमें जमीन पर लेट और पैरों को उठाकर और विभिन्न दिशाओं में घुमाकर क्रियाएं की जाती हैं। अगला हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स। इसमें ऊंचे दर्जे की क्रियाएं होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। एक होता है व्हील चेयर एरोबिक, यानी व्हील चेयर पर बैठकर जो विकलांग होते हैं वो एरोबिक्स करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? परिसंचरण में प्रणाली में सुधार होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, हृदय रोग और मधुमेह के खतरे कम होते हैं, अच्छी नींद आती है, तनाव, चिंता व अवसाद भी कम होता है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है टीम गेम्स, जिसमें कि आपका खो खो, कबड्डी और रस्साकशी आ जाएंगे। ये तीनों ही गेम ऐसी हैं जो सब जानते हैं इसके बारे में, खो खो, कबड्डी और रस्साकशी। तो इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस इसका देख लीजिए इससे क्या क्या लाभ होते हैं या इसकी क्या क्या महत्व हैं टीम गेम्स के। ये समूह भावना का विकास करती है, सहयोग की भावना लाती है, मानसिक संतुलन लाती है, मित्रवैता लाती है और नेतृत्व गुण विकसित करती है बच्चे में। तो ये आपका यूनिट 3 था फिजिकल एजुकेशन का, जो इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमारी ये वीडियो है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 4 की, जिसका नाम है सुरक्षात्मक शिक्षा।
सेफ्टी एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन उठ एग्जाम में आते हैं और साथ ही आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड है, तो आपको अपनी रियल लाइफ में भी इससे जो है काफ़ी मदद मिलेगी इस वाले यूनिट को अगर आप पढ़ते हैं और समझते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को, जहाँ पे पहला टॉपिक हमारा आता है विद्यालय में छात्रों की सुरक्षा, सावधानियां तथा रोकथाम। कि जो बच्चा अगर स्कूल में होता है तो वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से हम बच्चे की फिजिकल सेफ्टी के लिए हम ध्यान रख सकते हैं चीज़ों का। तो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जो सावधानियां प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें हम सुरक्षात्मक उपाय कहते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ही कर लेंगे सेफ्टी एजुकेशन की। ये वो नियम या साधन हैं जो हमारे जीवन को विभिन्न दुर्घटनाओं और खतरों से बचाते हैं। मतलब ऐसा तो है ही नहीं ना कि हमारी लाइफ में कोई दुर्घटना या खतरा हो ही ना, तो वो खतरे जो होती हैं वो सबकी लाइफ में होती हैं। तो उनसे बचने के लिए जो नियम हम खुद बनाते हैं या चीजें हम सीखते हैं वो हम सेफ्टी एजुकेशन के अंदर सीखते हैं। ये क्या है, दुर्घटनाओं से बचने संबंधी उपायों को ही सुरक्षात्मक शिक्षा कहा जाता है। तो अगर आपके पास सुरक्षात्मक शिक्षा हो तो आप बड़े बड़े खतरों से बच सकते हैं या खुद को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि स्कूल में हम किस प्रकार से बच्चों को सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, नंबर वाइज पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, पेपर में भी आता है क्वेश्चन। सबसे पहला कि खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान का समतल व नरम होना। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है तो बच्चा जो है वो प्लेग्राउंड में जाएगा ही जाएगा। तो जो प्लेग्राउंड है वो बहुत ही समतल यानी बराबर और नर्म होना चाहिए। मैदान यू आकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आकार में जब बच्चा जाके आगे टर्न करता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है और स्लिप करने की यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। बिजली के तारों, स्विच बोर्ड तथा अन्य बिजली के उपकरण बच्चों के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होने चाहिए। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो इन चीजों को जो है बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। प्रयोगशाला में कार्य करते हुए सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। खेल दौरान शिक्षक का निरीक्षण आवश्यक है, यानी अगर बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे टीचर का होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में आग बुझाने वाले यंत्रों का उचित इंतजाम और परीक्षण होना चाहिए। समय समय पर मॉक ड्रिल, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी के लिए मॉक ड्रिल होती है ना, कि अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो एक हूटर बजेगा और आप सबको एक एक करके पूरा स्कूल खाली करना है, तो वो मॉक ड्रिल होनी चाहिए। बच्चों को इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समय समय पर सुरक्षात्मक शिक्षा देते रहना चाहिए। सुरक्षा समिति का गठन हो जो छात्रों की भी सहगामी लेता हो, यानी कि स्कूल में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड काम करे और उसमें बच्चे भी जुड़े हुए हों उससे। अगली चीज है कैंची, कटर, ब्लेड, हथौड़ी आदि प्रयोग के समय हमें क्या है, सावधानी रखनी होगी। खतरों का ज्ञान व सावधानियां बच्चों को बताना होगा। स्वास्थ्यप्रद आदतों का अभ्यास हमें बच्चों को कराना होगा, जैसे कि केला खाकर छिलका जो है वो सड़क पर नहीं फेंकना है। तो इस तरीके से बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाते हैं और सुरक्षात्मक शिक्षा जो है बच्चों को हम देते हैं। अब आगे चलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड। ये क्या होता है और इसका महत्व क्या है हम पढ़ेंगे। प्राथमिक सहायता क्या है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना के घटित होने या किसी के अचानक बीमार पड़ जाने पर रोगी को डॉक्टरी चिकित्सा से पहले दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही प्राथमिक सहायता कहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही इंसान को चोट लगती है या बीमार पड़ता है, हम फटाक से डॉक्टर हमारे पास में नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो चीजें हम करते हैं, जैसे अगर उसे ठंड लग रही है तो कंबल उड़ाया या फिर गर्म चाय दी, तो ये चीजें फर्स्ट एड के अंदर ही आती हैं। यह डॉक्टर तक पहुंचने तक रोगी को सुरक्षित रखने के लिए दी जाती हैं। इससे रोगी की घबराहट व भय को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। ये क्या होता है कि चोट बीमारी को बढ़ने से जो है वो रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। और आपातकालीन के समय उपलब्ध साधनों के आधार पर आपदा के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली तुरंत सहायता ही प्राथमिक सहायता कहलाती है। अस्पताल ले जाने का तुरंत जो है वो प्रयास कीजिए।
मतलब प्राथमिक सहायता तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्राथमिक सहायता देकर रोगी को छोड़ देना ही काफी नहीं है। प्राथमिक सहायता तो सिर्फ इसलिए होती है कि उसकी बीमारी जो है वो आगे ना बढ़े या फिर उसे थोड़ी राहत मिले, लेकिन उसके बाद हमें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व क्या है। इसके भाई ये खुद इतना इम्पोर्टेंट है, ऊपर ही हमने इसके 2-4 महत्व पढ़ लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं को भी दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता दे सकता है। अगर आपको फर्स्ट एड आता है तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो आप खुद को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं। सही समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से जीवन का भी बचाव होता है। कई बार क्या होता है कि जो हम फर्स्ट एड देते हैं किसी इंसान को, वो उसकी जीवन को बचा लेता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि अच्छा हुआ कि आपने इनको ये कर दिया, है ना। तो वो प्रॉब्लम को ज्यादा क्रिटिकल होने से बचाता है। अपने आसपास व परिवार की हम सहायता कर सकते हैं, स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा सकते हैं, रोगी के भय व घबराहट को कम करके उसे सांत्वना भी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित का प्रबंधन। अब अगला टॉपिक जो है, कुछ हमें बीमारियां या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बताई रही हैं जिसका हमें प्रबंधन करना है, यानी कि उपचार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 4-5 इन्होंने पूछे हुए हैं, पेपर में कम से कम 2 तो पूछते ही पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है मूर्छा, यानी मूर्छा आ जाए किसी को तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे। तो मूर्छा का एहसास होने पर, मान लीजिए कि किसी को मूर्छा का एहसास हो रहा है, अभी वो बेहोश हुआ नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको लेट या बैठ जाएं और जल्दी से उठने का प्रयास ना करें। मतलब किसी भी जगह पर लेट जाओ या बैठ जाओ और उठो मत, एक्टिविटी मत करो। और बैठने के पश्चात अपने सिर को दोनों घुटनों के बीच में रख लेना चाहिए। जैसे दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ के और सिर को नीचे रखने से रिलैक्स मिलता है। ये तो था जब आप एहसास करते हो मूर्छा का तब। लेकिन अगर मूर्छा आ जाए, बेहोश हो चुका है व्यक्ति, तब क्या करेंगे, कमर के बल सीधा लेटा देना चाहिए, 12 इंच पैरों को ऊपर उठाएं, दम घुटने वाले कपड़े ढीले कर देने चाहिए, रोगी के वायु मार्ग की जांच व उल्टी का ध्यान रखना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया जांच करेंगे कलाई को पकड़कर, और समीप के आपातकालीन चिकित्सा से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। आगे चलते हैं, अगला है डूबने की स्थिति में प्रबंधन। कि अगर किसी को ड्रोवनिंग हो रही है, कोई डूब रहा है या फिर हम पानी में से निकाल के उसको लाए हैं, तो हम उसकी फर्स्ट एड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर कमर के बल लिटाने के पश्चात मुंह पर लगी मिट्टी साफ करें और वायु मार्ग के खोलने के पश्चात उसकी श्वास तथा रक्त परिसंचरण की जांच करें। व्यक्ति की गर्दन छाती से थोड़ी नीचे हो तथा एक तरफ झुका देनी चाहिए ताकि पानी बाहर निकल सके। आवश्यकता पड़ने पर सीपीआर देनी चाहिए। ये सीपीआर क्या है, ये अलग से अभी टॉपिक आएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आता है इसके ऊपर। तो अभी मैं इसको बताऊंगी सीपीआर क्या है, कैसे देना चाहिए। श्वास प्रक्रिया चालू होने पर ढीले कपड़े बदलकर गर्मी दी जानी चाहिए। गंभीर स्थिति होने पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करें तुरंत। अगला है विषपान की स्थिति में। मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया हो तो हम क्या करेंगे। कई बार जहरीली गैस से भी हो जाता है ये नशा, तो जहरीली गैस द्वारा बेहोशी पर खुली व साफ जगह पर ले जाएंगे। अगर जहरीली गैस फैलने से वो बेहोश हुआ है तो उसको हम खुली जगह पर ले जाएंगे। अगर मुंह में विष होने पर उंगली से साफ कर देना चाहिए। आंखों व कपड़ों को साफ करना चाहिए। विष की शीशी को अस्पताल जरूर ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में वो देखते हैं किस टाइप का पॉइजन है, फिर उसी हिसाब से उनका इलाज होता है। आपातकालीन चिकित्सा सेवा से संपर्क करेंगे जल्द से जल्द। अगला टॉपिक है जलने पर प्रबंधन। अगर कोई जल जाता है, बर्निंग हो जाती है, तब क्या करना चाहिए। तो घायल अंग को पानी की धीमी धार के नीचे 10-15 मिनट तक रखें। रोगी को भागने व हलचल ना करने दें। शरीर से घड़ी, अंगूठी, अलंकार, तन कपड़े उतारकर साफ कपड़ों में लपेट दें। मतलब जितने भी शरीर पे उन्होंने ज्वेलरीज वगैरह पहनी वो नहीं होनी चाहिए। पैर तथा हाथों को दिल की सतह से ऊपर रखें। शीघ्रता से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं। नेक्स्ट है हमारा सदमा, आघात या फिर शॉक। कि जब सदमा लग जाता है तो हम क्या करेंगे। सुरक्षित स्थान पर लिटा देना चाहिए। श्वास मार्ग तथा रक्त परिसंचरण की जांच करें। दम घोटने वाले कपड़े ढीले कर दें। सांत्वना दिखाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवा से तुरंत ही संपर्क करने की कोशिश करें। हमारा वो है सीपीआर, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी, जिसे हम हिंदी में कृत्रिम श्वास प्रणाली या फिर इंग्लिश में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन भी कहते हैं।
तो ये क्या होता है इसको बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए कि सी से होता है कार्डियो यानी ये दिल से संबंधित होता है, पी से होता है पल्मोनरी यानी कि ये फेफड़े से रिलेटेड होता है, और आर से होता है रिससिटेशन यानी कि पुनः होश में लाना। तो सीपीआर का मतलब है कि बेहोश व्यक्ति को दोबारा से होश में कैसे लाया जाएगा। तो सीपीआर क्या है, जीवन रक्षक प्रक्रिया है, कई बार ये लाइफ भी सेव करता है। ये क्या है और कि ये श्वास की गति रुक जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो सांस लेने में दिक्कत ले रहा है या सांस रुक गई है उसकी थोड़ी देर के लिए, तो हम सीपीआर उसको देते हैं। अगर पीड़ित अचेतन अवस्था में हो तो भी हम क्या क्या करेंगे, देखिए 3 चीजें हैं यहाँ पे। वायु मार्ग खोल देना चाहिए, उसका एयरवे और श्वास प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए, और रक्त परिसंचरण की जांच करनी चाहिए। सीपीआर के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। और ये ABC यानी एयरवे, ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये क्या है सीपीआर की ABCs कहलाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक सहायता की भी ये ABCs होती हैं। अब देख लीजिए सीपीआर में ड्रैबेट का क्या मतलब है। ड्रैबेट यानी इसका कोई फुल फॉर्म है। डी से होता है डेंजर यानी खतरा, आर से रिस्पॉन्स यानी हम प्रतिक्रिया चेक करेंगे, ए से एयरवे वायु मार्ग खोलेंगे, बी से ब्रीथिंग कृत्रिम श्वास देंगे, और सी से चेस्ट कंप्रेशन यानी कि छाती को दबाना। तो ये जो ड्रैबेट है यही जो है सीपीआर की मेन चीज है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो कृत्रिम श्वास देना है यानी बेसिकली जो ये सीपीआर है वो है क्या। इसके अंदर क्या होता है कि पीड़ित के नाक के दोनों छिद्र अपने अंगूठों व उंगलियों से बंद कर दें, एक लंबी सांस लें और उसके पश्चात दूसरे हाथ के अंगूठे व उंगली की मदद से पीड़ित की थोड़ी को नीचे खींचते हुए उसका मुंह खोलने का प्रयास करें। इसके बाद अपने मुंह को पीड़ित के मुंह पर सील करें। यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है कि आपको अपनी जो आपने लंबी सी सांस ली है वो आपको पीड़ित के मुंह में डायरेक्ट देनी है, तथा सारी हवा जोर से उसके मुंह में डाल दें। फेफड़ों में हलचल ना होने पर दोबारा से आप यही प्रक्रिया करें। तो आपने कई सारी मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब पानी में से निकालते हैं और उसको सांस नहीं आती है तो क्या करते हैं कि सीपीआर देते हैं, उसकी छाती दबाना और फिर लंबी सांस लेकर उसके मुंह में अपनी सांस को देना। तो ये होता है सीपीआर। आगे चलते हैं खेल चोट व प्रबंधन कि खेल में खेलते समय तो चोटें लगी जाती हैं, कौन कौन सी चोटें हैं और फिर उनका प्रबंधन कैसे करेंगे। तो कौन कौन सी चोटें यहाँ पे, पहली है मोच, स्प्रेन, खिंचाव यानी स्ट्रेन, अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर, जोड़ों की चोटें, रगड़ और कंट्यूशन। तो ऐसे 6 जो यहाँ पे खेल चोट लिखे हुए खेलों में बिल्कुल ही संबंधित है, कभी भी किसी को भी लग सकती हैं। इसका प्रबंधन हम करेंगे जिसमें हम करेंगे PRICE यानी ये प्राइस है, इसका फुल फॉर्म है। P से प्रिवेंशन यानी पहले ही रोकथाम या सुरक्षा, R से रेस्ट देना, I से आइस यानी बर्फ से सिकाई, और C से क्या है कंप्रेशन यानी दबाना, और E से एलिवेशन यानी ऊपर उठाना। इसके साथ साथ एक और है मैश, MESH, जिसकी फुल फॉर्म होती है मसाज और एक्सरसाइज, स्प्रे और गर्म सेक यानी हीट। तो ये कुछ प्रबंधन है, इन्हें ही हम पॉइंट वाइज लिखकर इसमें डिफाइन करेंगे। आगे है खेल चोटों से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज। अब बच्चा स्कूल में है, खेलेगा तो चोटें लगनी है, तो इससे बचाने के क्या क्या हम उपाय रच सकते हैं। वो है उपयुक्त संपादन की जांच, कि जितना भी खेल हो रहा होगा उसका उपयुक्त संपादन और जांच किया जाएगा टीचर के अंडर। उचित वार्मिंग अप दी जाएगी, उचित कूलिंग डाउन दी जाएगी, उचित वातावरण दिया जाएगा, सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, उचित खेल सुविधाएं मिलेंगी, उचित तकनीक का प्रयोग किया जाए, उचित मध्यांतर लेना यानी कि ये नहीं कि 2 घंटे तक लगातार खेल ही चलता रहे, खेल नियमों का पालन करना, और मनोवैज्ञानिक तैयारी यानी पहले से ही जो हमारा बच्चा है वो तैयार रहेगा कि अगर चोट वगैरह लगती भी है तो हम जो है उसका सामना करेंगे, ना कि रोने बैठ जाएंगे। तो ये आपका यूनिट 4 था फिजिकल एजुकेशन का, जो काफी इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद 8 यूनिट और रह गई है, यूनिट 5, जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो होने जा रही है हमारे फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 5 की, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के इकाई 5 की, जो कि इस फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसका लास्ट वीडियो होगा और लास्ट यूनिट होगा। यहाँ पे जो यूनिट है उसका नाम है पाठ योजना और शिक्षण विधियां, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ द लेसन प्लान्स। कि जब आप फिजिकल एजुकेशन की लेसन प्लान बनाते हैं या फिर
कोई लेसन प्लान डिलीवर करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आरंभिक व्यायाम, अगर आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो उसमें आरंभिक व्यायाम होना ही चाहिए। सर्वांगीण विकास जो है उसका जोर होता है, आयु तथा लिंग के आधार पर आपका पाठ्य योजना होना चाहिए। व्यायाम की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, शिथिलन यानी कि कूलिंग डाउन भी होना चाहिए, और विकास उन्मुखता यानी सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। आपका जो भी पाठ्य योजना होगा उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज हो या फिर कुछ भी योगा हो, कुछ भी हो, वो सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए, ना कि कठिन से सरल की तरफ। पाठ्य योजना की तैयारी व निर्माण, अब हम बात करते हैं पाठ्य योजना की तैयारी व निर्माण। तो तैयारी तो आप प्रैक्टिकली ही करेंगे। रही बात निर्माण की, तो जो पाठ्य योजना बनती है इसमें लेसन प्लान बनता है, वो मैं अगर मुझे मिला तो मैं डिलीवर करूंगी। यहाँ पर मैं करूंगी अपलोड फिजिकल एजुकेशन की लेसन प्लान को। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का लेसन प्लान बनता है वो पूरा किस पैटर्न में बनता है। बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न में बनता है जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि 4 भागों में बांट दिया जाता है, और फिर हम देख लेते हैं वो कौन कौन से भाग हैं और कुल समय में से कितना समय हम कौन से पार्ट को देते हैं। आपका मान लीजिए कि 100 मिनट की मिली हुई है आपको क्लास, तो उसका 18% यानी 18 मिनट जो है आप मतलब 100 मिनट की है तो 18 मिनट आप क्या देंगे प्रस्तावित भाग को, यानी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहला हमारा होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। बिल्कुल ऐसे ही बनता है फिजिकल एजुकेशन का जो लेसन प्लान है, तो आप इसे देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, प्रस्तावित भाग होता है, इसमें छात्रों का एकीकरण किया जाता है। अब देखिए कोई भी खेल शुरू होने वाला है तो सबसे पहले बच्चों को इकट्ठा किया जाएगा और उनकी अटेंडेंस ली जाएगी यानी उपस्थिति ली जाएगी। पर्यवेक्षक को रिपोर्ट देना, यानी जो भी सुपरवाइजर है जो गेम करवाएगा उसको हम रिपोर्ट देंगे। कौशल संबंधी संक्षिप्त विवरण बताएंगे बच्चों को। सामान्य उत्तेजक व्यायाम कराएंगे और विशिष्ट उत्तेजक व्यायाम कराएंगे, यानी हम थोड़ा सा वार्मिंग अप बच्चे का करा देंगे। और ये सारा काम आपका जितना भी टाइम है आपके पीरियड का उसके 18% टाइम में हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं मुख्य भाग, यानी कि जो मेन पार्ट है आपका, जो भी खेल आप खिलवाने वाले हैं उसका संचालन होगा और इसको मिलेगा 50% टाइम। यानी जो भी आपको टाइम मिला है, मान लीजिए 100 मिनट मिले हुए हैं तो 50 मिनट तक वो गेम चलेगी। तीसरा आता है हमारा मनोरंजनात्मक खेल। अब जब आपका खेल खत्म हो जाता है तो एक रिक्रिएशनल पार्ट होता है इसमें। ये हम यूनिट 3 में कर चुके थे जहाँ पे हमने रिक्रिएशनल गेम्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से गेम होते हैं जो आफ्टर गेम, जो मेन गेम होता है उसके बाद एक छोटा सा गेम कराया जाता है ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश हो सके। तो इसमें हम कोई भी छोटे मोटे खेल खिलवा सकते हैं क्योंकि ये इंटरटेनमेंट के लिए होता है, और इसे हम टाइम देंगे 25%, यानी अगर 100 मिनट है तो 25 मिनट हम इसे देंगे। आगे चलते हैं, अंतिम भाग होता है ये हमारे लेसन प्लान में चौथा भाग, जिसे हम कंक्लूडिंग पार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, छात्रों का पुनः एकत्रीकरण और उपस्थिति। दोबारा से छात्रों को इकट्ठा किया जाता है और अटेंडेंस ली जाती है। कौशल संक्षेपण किया जाता है। संदेहों का स्पष्टीकरण कि खेल के दौरान अगर कुछ कन्फ्यूजन्स थी तो उसको दूर किया जाएगा। पर्यवेक्षक को रिपोर्ट दी जाएगी और लास्ट में विसर्जन, यानी कि जो बच्चों को अपनी अपनी क्लासेस में भेज दिया जाएगा। और ये सारा काम होगा आपका 7% ऑफ टाइम में, जो भी आपको टोटल टाइम मिला था। तो इस प्रकार से आपकी पाठ्य योजना बन जाएगी। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियां। कि जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अगर आप टीचर हैं तो इसे पढ़ाते हुए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहली विधि है दर्पण विधि, मिरर मेथड। इसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा बालकों को दिशा के भ्रम को समझाना, यानी कि अगर सामने टीचर खड़ा है और बच्चे टीचर के सामने हैं, मेरे सामने हैं, मेरे बच्चे खड़े हुए हैं, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो उनकी तरफ से लेफ्ट हैंड कौन सा होना चाहिए। तो क्योंकि दर्पण में भी तो यही होता है, जब हम दर्पण में खड़े होते हैं तो हमारा जो रियल में जो लेफ्ट हैंड होता है वो सामने दर्पण में राइट साइड होता है ना। तो ये चीज बच्चों की क्लियर करनी होती है। तो ये शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और निर्देश देकर समझाया जाता है कि बेटा अगर मैं ये राइट हैंड उठा रही हूँ इस तरफ का, तो आपका राइट हैंड उस तरफ है। तो इस चीज को क्लियर करने को हम कहते हैं दर्पण विधि। आगे चलते हैं आदेश विधि, यानी कि कमांड मेथड। अब इसमें क्या होता है कि उपदेशों या फिर आदेशों द्वारा पूर्ण नियंत्रण। टीचर सिर्फ आदेश देता है और पूर्ण नियंत्रित करता है। जैसे संकेत देता है, सीटी बजाए, ड्रम बजाए, ताली बजाए। जैसे उन्होंने सीटी बजाई तो बच्चों को सावधान होना है, दूसरी सीटी बजाई तो विश्राम होना है। तो इस तरीके से संकेत दिए जाते हैं।
इसमें आदेश जो है स्पष्ट और प्रभावशाली होने चाहिए। दूसरी चीज, आदेश देने की स्थिति लेना, कि आदेश में अगर टीचर आदेश दे रहा है तो वो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां से वो सभी बच्चों को साफ साफ नजर आए। अगली विधि है प्रदर्शन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि शारीरिक क्रियाओं के शिक्षण की सर्वोच्च विधि होती है। फिजिकल एजुकेशन में सबसे बेस्ट विधि होती है ये डिमॉन्स्ट्रेशन वाली, क्योंकि इसमें शिक्षक स्वयं करके बालकों से करवाता है। पहले शिक्षक खुद करता है और फिर बालक उसको देखकर फॉलो करते हैं। प्रदर्शन कम से कम समय में वो प्रभावशाली होना चाहिए, क्रिया अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। कि टीचर जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हो तो ये नहीं कि वो आधी पोजीशन लेके खड़ा रहे, उसको पूर्ण कर देना चाहिए उसे। और दर्पण विधि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, वही लेफ्ट राइट वाला जो कंफ्यूजन है। आगे चलते हैं पूर्ण विधि यानी कि होल मेथड। इसमें क्या होता है, क्रिया का प्रदर्शन एक ही बार में कर देना, कि टीचर जो है जो पूरी क्रिया है हमारी योगा का जो भी है, जो योगा करानी है वो टीचर पहले ही पूरा कर देता है और पूर्ण क्रमवार चित्रित करता है। और त्रुटि सुधार के लिए भी ये प्रयोग होता है कि बच्चा जब इसको फॉलो करेगा तो टीचर देख के उसकी त्रुटि को सुधारेगा। दूसरा, नए कौशल सिखाने हेतु अन्य विधियों के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा है पूर्ण भाग विधि यानी होल पार्ट मेथड। ये क्या होती है कि शिक्षक द्वारा सर्वप्रथम कौशल का पूर्ण विधि प्रदर्शन किया जाता है, कि टीचर सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी कौशल है उसकी पूरी विधि करेगा प्रदर्शित। उसके बाद पार्ट वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से वो पूरी विधि को करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई डांस सिखाता है, आपने डांस वगैरह देखा होगा, स्टेप वाइज सिखाता है कि एक स्टेप सिखा दिया, 2 स्टेप सिखा दिए, फिर दोबारा से पूरा सिखाया गाने के साथ। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है इसमें कि एक एक पार्ट सिखा के फिर दोबारा से पूरा सिखाया जाता है। तो ये कौशल आसानी से समझ में भी आ जाता है, जैसे डांस भी हम आसानी से सीख जाते हैं इस तरीके से, और बालक द्वारा क्रिया के सभी भागों को अच्छे से समझ लिया जाता है। आगे चलते हैं गर्माना एवं शीतलन यानी कि वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। तो वार्मिंग अप की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यायाम या प्रशिक्षण से थोड़े समय पहले शरीर को गर्म करने के लिए की जाने वाली तैयारी को हम वार्मिंग अप कहते हैं या फिर गर्माना कहते हैं। ये बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक होता है। यह मांसपेशियों को गर्म कर देता है, रक्त तापमान को बढ़ा देता है ताकि प्रदर्शन में सुधार हो सके, खेल गलतियों व चोटों से भी बचाव करता है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला सामान्य डरमाना और दूसरा विशिष्ट डरमाना। सामान्य डरमाने में हम सामान्य गतिविधियों को शामिल करते हैं, जैसे धीरे दौड़ना, दूरी के लिए तेज दौड़ना, साधारण व्यायाम, खिंचाव व्यायाम, आगे पीछे झुकना वगैरह जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं। विशिष्ट डरमाने में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं और विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग होती हैं। अगर आपका दौड़ है तो आप ऐसे पैरों को ऊपर नीचे करके गरमाएंगे ताकि आप तेज भाग सकें। तो अलग अलग खेलों के लिए विशिष्ट अलग अलग ये व्यायाम होते हैं। आगे चलते हैं, गरमाने का महत्व और इसके सिद्धांत पढ़ लेते हैं। गरमाने के महत्व काफी हैं। ये शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, इससे लचीलेपन में वृद्धि होती है, ये चिंता व तनाव को कम करता है, चोटों से बचाव करता है, ऊर्जा देता है। इसके सिद्धांत क्या है, सरल से कठिन की ओर, यानी पहले सरल फिर कठिन। सभी अंगों का व्यायाम होना चाहिए, खिंचाव व ढीले व्यायाम जरूर करने चाहिए, आयु और वातावरण अनुसार ही हमें व्यायाम करने हैं, खेल व समय अनुसार ही हमें अपने जो वार्मिंग अप है वो करनी है। आगे चलते हैं, लेमरिन डाउन यानी शीतलन। ये क्या होता है, प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए शीतलन किया जाता है। ये उसका उल्टा है। वार्मिंग अप क्या था, खेल से पहले, और शीतलन क्या है, खेल के बाद। ये आराम की अवस्था में आना, इसे हम कहते हैं। ये 5 से 10 मिनट धीरे चल सकते हो या दौड़ सकते हो, या स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब इसके महत्व क्या क्या है, कूलिंग डाउन के, शीतलन के। पहला, शरीर का तापमान सामान्य कर देता है, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का तापमान काफी बढ़ जाता है। तनाव में कमी करता है, खेल के दौरान जो हमें तनाव होती है वो हमें इससे कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, क्योंकि खेल के दौरान हम जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। चक्कर ना आना, देखिए कई बार खेल के तुरंत बाद लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो उससे भी ये बचाता है। मांसपेशियों में कठोरता को कम करता है, यानी कि लचीलापन लाता है। तो ये आपका यूनिट 5 था फिजिकल एजुकेशन का, और इसी के साथ फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस भी यहाँ पर खत्म होता है।